सोलर इंडस्ट्री के बारे में, व्हाट वेंट रॉन्ग? इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। आज नेट मीटरिंग कहाँ स्टैंड करती है और गवर्नमेंट का क्या टेक है इसमें? सोशल मीडिया के हद तक तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ में कोई ख़ास चेंज अभी तक नहीं आया। हमने बहुत ज़्यादा ऑन ग्रिड लगाया, ठीक है। अब करंटली किस तरफ ट्रेंड जा रहा है? मैं तो वैसे नेट मीटरिंग सिस्टम को हमेशा से सपोर्ट करता था, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम के मैं शुरू से ही खिलाफ। बैरियर्स टू एंट्री हमारी इंडस्ट्री में है नहीं। चाइनीज़ भी आगे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नई नई कंपनीज आगे बेचती हैं। आपका क्या टेक है इसमें? सबसे पहली तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की नलायकी है, दूसरी हमारे एंड यूज़र की भी नलायकी है। आप मार्केट में इस टाइम पे 10% प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम नहीं कर सकते अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये तो आप यंगस्टर्स को डरा रहे हैं जिन्होंने नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है। इन्वर्टर्स आ गए, सोलर पैनल्स आ गए, लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज आ गई, इनके स्क्रैप का मैकेनिज्म ही कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी? 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अब एक स्क्रैप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसके मैकेनिज्म के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। बेस्ट इंडस्ट्री के लिए अभी वाइबल है या इज इट टू सून फॉर द इंडस्ट्री टू अडॉप्ट फॉर द बेस्ट सिस्टम? फ्यूचर इंडस्ट्री का भी हाइब्रिड नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे चाइनीज इंपोर्टर वो भी तो काम छोड़ के चले गए। अब जो प्रोडक्ट वो बेच कर गए हैं, आफ्टर सेल्स उनकी वारंटी कौन भुगतेगा? मैं अपने एंड यूज़र को रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा उन कंपनीज से सिस्टम लगवाएं जो प्रोडक्ट्स वो कंपनीज आपको दें, उसकी आफ्टर सेल्स की जिम्मेदारी भी वो लें। 2026 में मार्केट के डायरेक्शन आप क्या देखते हैं कि कंज्यूमर को कौन से सिस्टम लगवाने चाहिए जो 5 ईयर डाउन द लाइन उनके लिए बेनिफिशियल हो? स्ट्रेट अवे आंसर इज, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे पास आज हमारी सोलर इंडस्ट्री के एक बड़े ग्लैमरस जो है वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं। अली भाई, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर ऑफिस और आज की पॉडकास्ट बनने का, इसमें शमूलियत का बहुत शुक्रिया। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट इज़ रियली प्लेजर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली अली भाई बताएं, सोलर में आपको किसने मशवरा दिया था कि आप सोलर में अपनी कंपनी खोल लें? अच्छा सर, बेसिकली मैं बताऊं, मैं बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेरा मास्टर्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है। तो शुरू से मुझे जो था वो इंजीनियरिंग का शौक़ था। हालांकि मेरी सारी फैमिली डॉक्टर्स हैं और मैं अकेला ही इंजीनियर था शुरू में, बाद में अब छोटा भाई भी मेरा इंजीनियर है, बट मेरा पैशन शुरू से इंजीनियरिंग का ही था। तो मैं इंजीनियरिंग पैशन को फॉलो करते हुए सोलर तक पहुँचा हूँ। और मैं क्योंकि जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो उसके फ़ौरन बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो मैंने कुछ तकरीबन 3 माह गवर्नमेंट जॉब की छोड़ दी। देन आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने उसमें HFO फर्नेस प्लांट्स, HFO बेस्ड जो प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा, हमारे एक वज़ीर आज़म थे राजा रेंटल के नाम से मशहूर हो गए, जिसमें हैवी फ्यूल ऑयल के प्लांट्स लगते हैं। तो मैंने वो कोई 8-10 पावर हाउसेज वो लगाए। फिर उसके बाद स्विच गियर्स के अंदर मैंने काफ़ी काम किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई स्विच गियर की। और क्योंकि मैं एक पार्ट, मेरा रोल था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कायद आज़म सोलर पार्क, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का शायद आज के दिन तक सबसे बड़ा अगर कोई सोलर का प्रोजेक्ट है तो वो वही है। तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब पाकिस्तान में जो सोलर है वो वक्त आ चुका है और अब हमें सोलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। देन स्टार्टेड माई कैरियर एज अ सोलर इंजीनियर और बाकी सारी चीज़ें। और अब माशाल्लाह आप अगर सोलर इंडस्ट्री से मुल्लिका है और आप सोशल मीडिया देखते हैं तो इनको लाजमी आप देखते होंगे क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है कोई इन्वर्टर कोई बैटरी छोड़ी नहीं है जिसका रिव्यू ना किया हो। और माशाल्लाह इनकी जो प्रोडक्ट साइट्स हैं वो हम भी देखते हैं क्योंकि मैं इनको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। इनकी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ जो है ना, उससे मैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली इंसान सीखता भी है और बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाते होंगे। अली भाई वेरी क्विकली, अब वो जितने हमारे ऑडियंस में लोग देख रहे हैं, अब उनके बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपसे करूंगा, उनके बहुत सारे उबहाम जो है वो दूर होंगे। सोलर इंडस्ट्री के बारे में व्हाट वेंट रॉन्ग? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, इम्पोर्टर्स की कुछ जो है वो टेक्निक, जो टैक्टिक्स गलत हो गई, क्या मुहरकात थे जिन वजह से आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी? सर, मैं आपने एक इंग्लिश की कहावत है, उसका आंसर इस तरह देता हूँ, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। वही यही कहावत पूरी इम्प्लीमेंट होती है हमारी सोलर इंडस्ट्री के ऊपर भी, और उसके अलावा वो तमाम इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में इस वक्त जिनका ये हाल चल रहा है। देखिए, आप अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली नहीं थी, हमारे पास IPPs को पैसे देने के लिए जो पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमने क्या करना है, सोलराइजेशन करनी है।
फिर सोलराइजेशन का ऐसा मार्केट चलना शुरू हुई जिसके अंदर गधा घोड़ा सब बराबर हो गए, हर एक ने इंपोर्ट करना शुरू कर दी, उसके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं था। और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन भी जो थी वो भी मुझे नहीं नज़र आया उनका भी कहीं पे कोई रोल। डेफिनेटली वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनका कोई इसके अंदर के कहीं पे पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नज़र नहीं आया। तो हर बंदे ने सोलराइजेशन शुरू कर दी। आज जो सोलराइजेशन का हाल हुआ है वो ये हो चुका है कि पाकिस्तान में जो 10 साल पहले वाली सिचुएशन थी जिसमें बिजली नहीं थी, ख़रीदार ज़्यादा थे, अब सिचुएशन ये बन गई है कि ग्रिड के अंदर को तकरीबन 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली एक्सेसिव है और आगे यूज़र नहीं है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। तो मार्केट के अंदर ऑपोजिट चीज़ें हो गई हैं। आप सेम हाल देख लें, खाली इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, सुई गैस के अंदर भी यही हाल है कि आज से 2 साल पहले तक हम टीवी पे खबरें सुनते थे और उसमें कहा जाता था जी इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीट, जो अपने सुई गैस के ऊपर हीटर और ये चीज़ें ना चलें। आज गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप गैस लें। हमारी जो LNG है जो हम कतर से ले रहे हैं वो हमने प्लान करके नहीं परचेज़ की। तो आज हमारे पास जो कतर के साथ एग्रीमेंट है उसमें हमने कोई 8 से 10 वेसल्स पर मंथ लेनी है, बट हमारी आगे यूटिलाइजेशन जो है वो अब कम हो चुकी है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो कतर हमें वेसल्स दे रहा है वो हमने बेचनी किसे है। तो आज ये मसला बना हुआ। तो दैट इज़ टू लेट। आप अगर ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखें तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ गोइंग इलेक्ट्रिक। कुकिंग है इलेक्ट्रिक, आपकी कंजम्पशन है, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक पे जा रही है। तो नाउ इज़ नॉट द पॉइंट कि आप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को बर्न करें। अच्छा, ये सोलर इंडस्ट्री में जिस तरह से हमारा एकदम बूम आया, नेट मीटरिंग एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि नेट मीटरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने सोलर सिस्टम लगवाए। अब नेट मीटरिंग ही जो है वो एक डाउनफॉल का रीज़न बन रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी नेट मीटरिंग पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था जब ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी आई, एक बड़ी सॉलिड आवाज़ जो है वो आपकी में नजर आई जिसने बड़ा खुल के बोला गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में। आज नेट मीटरिंग कहाँ स्टैंड करती है और गवर्नमेंट का क्या टेक है इसको? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक ना बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है नेट मीटरिंग को देख के, लाइक व्यूज़ के चक्कर में। हुआ यह कि आज के दिन तक अभी तक सोशल मीडिया के हद तक तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ में कोई ख़ास चेंज अभी तक नहीं आया। जो पिछले 3 साल से चल रही थी वही आज है। बट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ये बन जाती है कि अगर उसमें कोई वो पॉजिटिव रोल, मतलब वो उसमें कोई चेंजेस भी करते हैं, मसलन कि वो क्या करते हैं कि अभी तो यूनिट के साथ यूनिट आपको मिल रहा है, बट अगर वो कह देते हैं जी हम 80% देते हैं या 70% पे बैक करते हैं, तो तब भी ये सिचुएशन हमें सूट करती है, हमारे एंड यूज़र को सूट करती है, रादर देन के गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बंद कर दे ग्रीन मीटर। आज भी अगर आपको उसमें 20-30% 50% का बेनिफिट मिलता है तो इज़ अ गुड इनफ। आपका ROI बड़ी हद है 1 साल से बढ़ के 1.5 साल पे चला जाएगा। बट हाँ, गवर्नमेंट को जो उसमें नेगेटिव रोल रहा है वो नेट मीटरिंग पॉलिसी को लेके, वो ये है कोई अगर एक वजीर ने आके बयान देना है तो पहले डिसाइड कर लें कि क्या वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है कि नहीं करनी। हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया की वजह से बयानबाजी बहुत ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो सोलर मार्केट है वो शशोपंज का शिकार हो जाती है। और आपको भी पता है, आप बहुत पुराना बिजनेस कर रहे हैं सोलर के अंदर, कि मार्केट फ्लो जो है ना, जब वो डिस्टर्ब होता है तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। जब एक आवाज़ आती है ना नेट मीटरिंग बंद होने जा रही है, तो जो एंड यूज़र है उसको नहीं पता कि होनी भी है कि नहीं होनी, वो बिजनेस स्टॉप हो जाता है, चीज़ें रुक जाती हैं। तो जो कि बहुत ही नेगेटिव मार्केटिंग होती है बिजनेस की, और वो बहुत गलत चीज़ है। मेरे ख्याल में ज़्यादा रोल भी फिलहाल इसका यही है। तो इस सारे सिनेरियो में कंज्यूमर माइंडसेट, ऑब्वियसली आपके पास इंक्वायरीज भी आती है, कंज्यूमर माइंडसेट कहाँ से बन रहा है, डेवलपमेंट कहाँ चल रही है? पहले 3-4 साल हमने बहुत ज़्यादा ऑनग्रिड लगाया, ठीक है, अब करेंटली किस तरफ ट्रेंड जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो वैसे नेट मीटरिंग सिस्टम को हमेशा से सपोर्ट करता था, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम के मैं शुरू से ही खिलाफ था। मैं अपने कस्टमर्स को शुरू से ये कहता था कि आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं, आप उस सिस्टम पे जाएं जो आपको वापडा से इंडिपेंडेंट करता है। डेफिनेटली हाइब्रिड सिस्टम इज़ कॉस्टली, हर बंदा सस्ता सोल्यूशन चाहता है, बट अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखी जाए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखी जाए तो फिर आपको हाइब्रिड सिस्टम ही सूट करता है। रेजिडेंशियल के अंदर तो हाइब्रिड सिस्टम बड़ा कामयाबी से चल रहा है। अब वो वक्त आ गया जब हमें इंडस्ट्री के अंदर भी हाइब्रिड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली 50 किलोवाट का, फिर 100 किलोवाट, फिर 200 किलोवाट, अभी हमारा एक 500 किलोवाट का स्काई सोलर का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि हाइब्रिड सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अब इंडस्ट्री के अंदर भी आपको बेस्ट सिस्टम जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो बड़े बैटरी स्टोरेज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करने हैं, ताकि आपके पास मैक्सिमम स्टोरेज हो अपनी, और कम से कम आपको वापडा के साथ इंटरेक्शन करनी पड़े, उनके साथ लेन देन करना पड़े। अच्छा, अब ये बहुत सारे हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर भी, सोलर मार्केट में
रोज़ कोई ना कोई कंपनी आती है। बिल्कुल ऐसे ही। बैरियर्स टू एंट्री हमारी इंडस्ट्री में है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोलर बॉडीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं है जो कि वो इनको कंट्रोल कर सके। चाइनीज़ भी आगे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नई नई कंपनीज आगे बेचती हैं। आपका क्या टेक है इसमें? सर मैं वैसे इसमें बड़ा ब्लंट अगर बात करूं तो सबसे पहली तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की नालायकी है, दूसरी हमारे एंड यूज़र की भी नालायकी है। आप देखें, अगर एक चाइनीज़ पाकिस्तान में आया है और उसने आके एक बैटरी बेची है, तो जो हमारा एंड यूज़र है इसको सोचना चाहिए कि ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान में बैठा हुआ है ये हो सकता है 2 माह के लिए आया, 6 माह के लिए आया, 1 साल के लिए आया। या अगर इसकी भी बात ना की जाए तो ट्रेडर है, वो जो ट्रेडर चाइना से सस्ता माल ला के पाकिस्तान में सेल करता है, वो चाइना जब जाके परचेजिंग करता है वो ये नहीं देखता कि ये चीज़, वो ये देखता है कि इस चीज़ की क्वालिटी को छोड़ के वो प्राइस को देख रहा होता है कि ये चीज़ मेरी पाकिस्तान में बिकेगी कितने की और मुझे इसमें क्या बेनिफिट आएगा। एंड यूज़र को ये चाहिए कि जब वो डिसीजन कर रहा है कि मैंने कोई बाइंग करनी है, कोई मैंने परचेजिंग करनी है, तो वो ये सोचे कि मैं जिस बंदे से ले रहा हूँ या जिस चाइनीज़ कंपनी से ले रहा हूँ, क्या ये पाकिस्तान में 10 साल बैठेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को आपको सलमान भाई बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम सोलर के आए, उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना इक्विपमेंट सेल किया और विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उनको सूट नहीं की, वो यहाँ से पैकअप करके चले गए। जब वो पैकअप करके पाकिस्तान से चले गए तो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने पाकिस्तान में सेल आउट की थी, जिसकी वारंटी 25 साल की थी, जिसकी वारंटी 10 साल की थी, उनका क्या हाल हुआ और उनका वाली वारिस कौन है? तो सेम ये चीज़ एंड यूज़र को ज़रूर सोचनी चाहिए जब भी वो परचेजिंग कर रहा है कि हमने कौन से बंदे से, किस कंपनी से क्या चीज़ लेनी है और किस से क्या चीज़ नहीं लेनी। ऑब्वियसली जब आपकी मार्केट में एक प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा है, प्रोडक्ट वैरायटी ज़्यादा है, तो फिर प्राइस वॉर भी ज़्यादा है। इतनी प्राइस सेंट्रिक मार्केट जिसमें कंज्यूमर के पास इस वक्त बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। एक कंज्यूमर उसे सिस्टम लगवाना है, वो 50 कंपनी से कोटेशन ले आता है। इस सिनेरियो में आप कैसे डील करते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा कस्टमर से ये कहता हूँ कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। अब अगर आप देखें कि अगर मैं एक 5 किलोवाट के सिस्टम की बात करता हूँ, तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इस टाइम मार्केट में 5 लाख से लेके 10 लाख की कॉस्ट तक अवेलेबल है। बिल्कुल, ठीक है। अब उसके अंदर मेजर चीज़ें क्या हैं? इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपको 2.5 लाख का भी मिल जाएगा और इन्वर्टर आपको 50,000 का भी मिल जाता है मार्केट में। एंड यूज़र को ये सोचना है कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो मैंने लॉन्ग टर्म करनी है या शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। अगर तो वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करके और मैंने सिर्फ सिस्टम चला के तो अपना रूह राजी करना है कि मेरे घर में 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर ठीक है, वो 6-7 लाख वाला जो सिस्टम है वो लगवा ले। बट अगर वो क्वालिटी के ऊपर जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो तकरीबन, मैं आपको वैसे एक एक्सपीरियंस बेस पे बात बताऊँ, अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी के दरमियान में डिफरेंस जो है ना सोलर के अंदर, वो सिर्फ 1 लाख का ही होता है टोटल, अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात है। या आप अगर उसको परसेंटेज वाइज की बात करें तो 5 से 10% का डिफरेंस है। और अगर यही 5-10% अगर कंज्यूमर बचा रहा होता है, तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लो क्वालिटी बी ग्रेड के अगर ब्रेकर्स यूज़ हो रहे हैं तो पूरा सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है ना। देखें, एक चीज़ याद रखें, जो बी ग्रेड सिस्टम बेच रहा है ना, अगर एक इंसान, एक कंपनी बी ग्रेड सिस्टम बेच रही है, तो वो अगर 10 लाख का सिस्टम सेल करती है तो उसको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से 30% है। और जो ए ग्रेड इक्विपमेंट बेच रहे हैं उनको 3 से 4% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम सोलर मार्केट में कंपटीशन की वजह से कोई भी नहीं ज़्यादा ले सकता। बिल्कुल, आप मार्केट में इस टाइम पे 10% प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम नहीं कर सकते अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये तो आप यंगस्टर्स को डरा रहे हैं जिन्होंने नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है इस टाइम पे कि अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 से 4% के प्रॉफिट मार्जिन हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, अच्छा इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो फिर मार्जिन ये हैं। देखिए, आप चाइनीज़ मॉडल पे जाएँ ना, चाइनीज़ क्या कहते हैं? वो चाइनीज़ कहते हैं कि अगर आपने 100 रुपया कमाना है तो आप एक बंदे को ज़िबा करके 100 रुपया ना कमाएं, आप 100 बंदों से पैसा कमाएं और 1-1 रुपया करके कमाएं। वो लॉन्ग टर्म सोच के साथ अगर आप आएंगे तो फिर आपकी ये सोच होगी। अगर आपकी अप्रोच ये है कि मैंने 2 बंदों से ज़िबा करना है और उसी से मैंने अमीर हो जाना है, फिर आप पाकिस्तान में या किसी जगह पे भी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। चलें, चाइनीज़ की आपने बात कर ली है। अब चूँकि हमारी मेजर इम्पोर्ट्स ही चाइना से हैं, इन्वर्टर्स आ गए, सोलर पैनल्स आ गए, लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज आ गई, इनके स्क्रैप का मैकेनिज्म ही कोई नहीं है कि स्क्रैप जो है वो इनकी इतनी जब इकट्ठी हो जाएगी वो कहाँ जाएगी? अच्छा सलमान भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अभी एक चाइनीज़ कंपनी से बात हो रही थी। अभी तो इस टाइम पे आपको पता है कि इन्वर्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो अच्छे इन्वर्टर जिनकी 5 साल वारंटी थी वो पिछले को 2-3 साल से आना शुरू हुए, और जो सोलर पैनल्स हैं वो तकरीबन 25 साल की वारंटी इसके साथ हैं। तो अभी आप ये देखेंगे विद इन कमिंग नेक्स्ट ईयर, 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अब एक स्क्रैप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा।
और इसके मैकेनिज्म के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। जो हमारी सोलर प्लेट्स हैं उसमें तो देखें ना, बड़ा सिंपल सा है कि उसको अगर आप सोलर प्लेट को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ग्लास मिल जाएगा और आपको वो सेल मिल जाएंगे। मेन चीज़ है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज अगर 5 साल अपनी लाइफ पूरी करने के बाद जो लिथियम आयन का जो पीछे बचे गई बैटरी, ख़राब बैटरी, उसको कहाँ पे करना है, उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करना है, और फिर उसका जो इन्वायरमेंटल फैक्ट आएगा अगर आप उसको कहीं खुले फेंकते हैं तो उसको कैरी कैसे करना है, गवर्नमेंट को आज ये सोचना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी कुछ चाइनीज़ कंपनीज ऐसी भी हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में ये प्लांट नहीं, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगा जो लिथियम आयन की डिस्पोज ऑफ कर सके या रिसाइकलिंग कर सके। बट इन अ कमिंग ईयर्स पाकिस्तान में ऐसे प्लांट ज़रूर लगने चाहिए, और मैंने सुना है कि लग रहे हैं, कि जो लिथियम आयन को डिस्पोज ऑफ करेंगे या रिसाइकिल करेंगे। चलें, अब इश्यूज़ की बात करें तो ग्रिड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ग्रिड हमारा अनस्टेबल है, कहीं ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो गए हैं, एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। ग्रिड बैलेंसिंग का और एक एनर्जी मिक्स का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो हमारे वापडा है, जो हमारी यूटिलिटीज़ कंपनीज हैं जिसमें लेस्कोज हैं, बाकी मामला हैं, एक तो इन्होंने ना जो हमारा जो सिस्टम है ना उसको ऐसा हिला के रख दिया हुआ ना कि वो एक स्टेबिलिटी उसमें रही नहीं। आप एक साइड से किसी चीज़ को ठीक करना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो कोई नया आपको समझ में आती है कोई चीज़ ख़राब हुई है। अभी इस टाइम पर सोलराइजेशन पीक पे चल रही है। अगर मैं आपको ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान में इस टाइम पे आज के दिन में कोई 8000 मेगावाट बिजली जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है और हमारे पास बायर नहीं है, सरप्लस है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट सोलराइजेशन इस तरह ही बढ़ती गई तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें डैम्स बन रहे हैं, आपको पता है अगले साल पाकिस्तान में 2 बड़े डैम जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो बिजली कहाँ पे बेचनी है, वो भी बीओटी मॉडल पे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। चाइनीज ने जो उनसे प्रोडक्शन करके पाकिस्तान को देनी है, चाइनीज भी इस टाइम पे परेशान है। चाइनीज पाकिस्तान में नेक्स्ट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे? वो इसलिए इंस्टॉल नहीं करने चाह रहे क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होगी। हम लोग ऑलरेडी सरप्लस में चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि रात के टाइम पर, क्योंकि हमारी सोलराइजेशन नहीं काम कर सकती, तो उस टाइम पर जो हमारे आईपीपीज़ हैं, जो हमारे डैम्स हैं, जो हमारी बाकी प्रोडक्शन हो रही है उसको यूटिलाइज करें। दिन के टाइम पर मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो हम वापडा से जो है वो नेट मीटरिंग पॉलिसी की वजह से या तो किसी दूसरे कंट्री को बिजली सेल करना शुरू कर, अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी है, या कम अज़ कम एक मैकेनिज्म ये बनाए कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देना शुरू करें। एग्जैक्टली इंडस्ट्री के अंदर उनको कोई ना कोई बेनिफिट दें ताकि वो जो बिजली इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन करें उस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, पाकिस्तानी आवाम को भी बेनिफिट हो। द पॉइंट इज कि अगर आपके पास एक्सेस एनर्जी जनरेट हो रही है और वो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि सोलराइजेशन की वजह से हमारे रेवेन्यूज पर बड़ा कट लगा है और हम उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, और आज पोजीशन ये है कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, तो वाई नॉट कि अगर सब्सिडाइज प्राइसेस पे यूनिट्स दिए जाए इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो अपना सोलर सिस्टम लगाने के बजाय अपना एक यूनिट ऐड अप कर लें, वही इन्वेस्टमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे कर। सलमान भाई, मैं वैसे आपकी जो आपने बात की है ना कि वो यूटिलिटी कंपनीज बड़ी परेशान है, मैं वैसे इस हक़ में उनको होना चाहिए। शायद वो पहली दफ़ा परेशान हो रहे हैं। उसकी वजह बड़ी सादा सी है। देखें, एक एंड यूज़र है जिसने बिजली इस्तेमाल करनी है, उसके पास इस टाइम पर 2 ऑप्शन है ना, एक वापडा है और एक सोलर। वापडा के अंदर अगर उसने जाके वापडा से बिजली लेनी है या अपना मीटर लगवाना है, आपको पता है कि वापडा में मीटर लगवाने के लिए भी कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सोलर लगा लेते हैं तो वो आप ना विद इन अ डे, विद इन 2 डेज आपका सोलर इंस्टॉल हो जाता है और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अच्छा बैटरी बैंक साथ इंस्टॉल कर लें तो आपको किसी का दरवाज़ा खड़काने की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको वापडा के बिल की टेंशन, ना किसी तरह की आपको कोई झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड फ्री हो जाता है, आप ग्रिड फ्री हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो कस्टमर उनके दरवाजे पे जा रहा था आज उनके पास नहीं आ रहा, तो उसके पर क्या गलत पॉलिसीज हैं या क्या वजह है कि वो अब वापडा को छोड़ के सोलर के पीछे भागना शुरू हो गए हैं। कोई बंदा अपने घर में 10, 15 या 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जब कर रहा है, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो पैसा जो है वो अपने पास से लगा के अपना बेनिफिट कर रहा है। ये पैसा वापडा को भी दिया जा सकता था, लेकिन वापडा का क्योंकि सिस्टम ही इतना ख़राब हो चुका है कि आपने मतलब मीटरिंग से लेके आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, फिर उसके बाद अगर लोड शेडिंग है वो अनप्लैंड है, वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन का मसला है। अभी आप देखें दिन के टाइम पे क्या हो रहा है वापडा का,
मेजर मसला दिन के टाइम पे ये हो गया कि जो वापडा वोल्टेजेस हैं वो 250 से बढ़ के 270 80 तक चले जाते हैं, और रात को यही जो वोल्टेजेस होते हैं ये 180 190 पे आ जाते हैं, और इन्वर्टर बार बार ट्रिप करते हैं, ओवर वोल्टेज की ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाती है। और अच्छा, अगर हम ये सारी सिनेरियो में बात कर ही रहे हैं, डे टाइम हमारा जो है इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा हाउस होल्ड यूज़र है वो तो कहीं ना कहीं बैटरीज लगा के एनर्जी स्टोरेज की तरफ चला गया, ESS सिस्टम्स भी लग रहे हैं, बैटरी स्टोरेज भी लग रही है। इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका मेजर चंक ऑफ द प्रोडक्शन जो है ड्यूरिंग द डे है, कुछ इंडस्ट्री रात में भी काम करती है, ठीक है, बेस्ट इंडस्ट्री के लिए अभी वाइबल है या इज इट टू सून फॉर द इंडस्ट्री टू अडॉप्ट फॉर द बेस्ट सिस्टम? सलमान भाई मैं आपको एक बात बताऊं, फ्यूचर इंडस्ट्री का भी हाइब्रिड में ही है। अच्छा, हाइब्रिड में ही फ्यूचर है, वो अब आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अब बिल्कुल आपको 200 300 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। स्काई सोलर ने भी अभी रिसेंटली हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में चल रहे हैं। तो अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको भी हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के अपना साथ जनरेटर लगा के तो वो इंडिपेंडेंट होगा। वापडा पे अब आप रिलाई नहीं कर सकते। आप ये देखें कि कितनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ऐसी बंद हो गई हैं जिसका कंपटीटर था उसने सोलर लगवा लिया, और उसने सोलर नहीं लगवाया तो साल के बाद उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही मैच नहीं कर रही, और मेजर डिफरेंस की वजह से जो दूसरी कंपनी जिसने सोलर नहीं लगाया वो पाकिस्तान से बिजनेस बंद करके या नुकसान में उन्होंने बंद करके पाकिस्तान से चले गए। तो अगर आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो यू हैव टू अडॉप्ट अ सोलराइजेशन के बगैर अब कोई चारा नहीं है। कंपनीज के बंद होने की बात कर ली तो फिर बहुत सारे चाइनीज़ इंपोर्टर वो भी तो काम छोड़ के चले गए। अब जो प्रोडक्ट वो बेच कर गए हैं, आफ्टर सेल्स उनकी वारंटी कौन भुगतेगा? जो नया यूज़र है उसने जो भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट करनी है। आपका क्या ख्याल है कि कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स, और इन सर्विसेज कौन सी ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए जो कि एंड यूज़र के राइट्स को सबसे ज़्यादा रिगार्ड करे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एंड यूज़र हमेशा कोई भी शख्स होगा तो ये सबसे पहला फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो देखते हैं। मैं हमेशा इसमें बात करता हूँ कि दो चीज़ों को देखना चाहिए जब भी कोई सोलर या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई इंस्टॉलेशन होती है। एक टेक्निकल है, एक फाइनेंशियल पोजीशन है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो हर कोई देखता है कि सस्ता कौन लगा के दे रहा है, लेकिन जो टेक्निकल पोजीशन है, टेक्निकल पोजीशन में क्या है कि एक एक्सपीरियंस कंपनी हो, ADB सर्टिफाइड हो, वो जो कंपनी आपको इक्विपमेंट दे रही है। लेट्स से एक कंपनी कहती है कि ये सोलर प्लेट है, इसकी वारंटी 25 साल की है, या एक इन्वर्टर दिया है जिसकी वारंटी 10 साल की है, तो क्या वो कंपनी को भी काम करते हुए पाकिस्तान में कोई 5-10 साल हो गए? क्योंकि चाइनीज़ तो आपको सलमान भाई पता है कि पाकिस्तान में आते हैं बिजनेस करने के लिए। वो पाकिस्तान में अगर बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशन उनको सूट कर रही हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर नहीं करती वो यहाँ से उठते हैं और किसी और कंट्री में जाके माल बेचना शुरू कर देते हैं। मैं अपने एंड यूज़र को रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा उन कंपनीज से सिस्टम लगवाएं जो प्रोडक्ट्स वो कंपनीज आपको दें उसकी आफ्टर सेल्स की जिम्मेदारी भी वो लें, बजाय इसके कि वो आपको भेज दें कि जाओ जाके वो फलानी कंपनी का दरवाज़ा खटकाएं, और जब आप वो दरवाज़ा खटखटाने जाएं तो पता लगे कि वो चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान से भाग गई हुई। तो वो कंपनीज जो आपको प्रोडक्ट दे रही हैं, जो पेरेंट कंपनी या जिसने उसको उस इन्वर्टर को मैन्युफैक्चर करके दिया है, उसकी वारंटी के साथ साथ जो EPC कंपनी है उससे भी कहें कि मुझे लेटर पैड पे लिख के दे कि ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं इसकी आफ्टर सेल्स की जिम्मेदारी आपकी है। चलें, अब ये हमने कंपनीज की बात कर ली। एज ए न्यू एंट्रेंट, अगर कोई यंग एंथुजियास्टिक बच्चा सोलर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो आपका क्या ख्याल है कि उसको किस फील्ड में सबसे पहले आना चाहिए? रिटेल में, ट्रेडिंग में, उसको इंस्पेक्शन सर्विसेज देनी चाहिए या EPC कंपनी बना लेनी चाहिए? सलमान भाई पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच व्हेन आई वाज द फ्रेश ग्रेजुएट। मेरे भी जहन में यही क्वेश्चंस आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुछ 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खुद लेक्चर देता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, जिसके अंदर मैं जाकर उनको सिखाता हूँ कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। इफ़ यू डोंट हैव द इन्वेस्टमेंट, आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? अब आप यही क्वेश्चन है सोलर के लिए भी। वो तमाम इंजीनियर्स जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। देखिए अगर एक बंदा, एक बच्चा या एक इंजीनियर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता या वो इंपोर्ट तो नहीं कर सकता। उसके लिए सूटेबल कंडीशन है कि वो कोई EPC कंपनी बनाए और अच्छा काम करके दे, अच्छी सर्विसेज करके दे, और
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करे लो मार्जिन के ऊपर। जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिंग में आए और ट्रेडिंग में भी उस इक्विपमेंट को ला के पाकिस्तान में सेल आउट करे जो एक अच्छा क्वालिटी वाइज इक्विपमेंट है, बजाय इसके कि सस्ती चीज़ ला के उसको बेच के और उसके बाद एक बैड नेम बनाना है। क्योंकि आप देखें, आप सोलराइजेशन या किसी भी इक्विपमेंट की बात करते हैं तो मेन चीज़ है आफ्टर सेल्स। जब तक आप आफ्टर सेल्स नहीं देंगे आप पाकिस्तान में किसी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली, अब हम ये बात कर लेते हैं कि एज ऑफ नाउ आपने भी बताया कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो अपने व्यूज़ के लिए जो है वो बहुत चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होती है और रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट आती हैं जिनके रिव्यूज़ आते हैं ऐसे शानदार के जी प्रोडक्ट आई छा गई। देसी इन्वर्टर में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने आया, फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि देसी इन्वर्टर्स के साथ हो क्या रहा है। लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज आ रही हैं और लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज के फटने की, आग लगने की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहेंगे, ये आजकल जो एक बड़ा माहौल चला हुआ है? सर देखें, इन्फ्लुएंसर्स तो जो लोग हैं ना, या किसी भी फील्ड के जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो अपने व्यूज़ के लिए वो आपको झूठ बोल देते हैं या वो उसके अंदर मिर्च मसाला लगा देते हैं। लेकिन जो एंड यूज़र है ना, उसको अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए, बजाय कि वो किसी इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड कर रहा है। वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर या ऐसे टेक्निकल नॉलेज जो उस फील्ड का नॉलेज रखता हो उससे एक्सपीरियंस गेन करें। अब आप अगर देखें ना, एक MBBS डॉक्टर है, उसे कहें कि मेरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दे और उससे मशवरा करना शुरू कर देंगे कि भाई मुझे बताएं सोलर सिस्टम कैसे लगेगा या कौन सा इन्वर्टर लगवाऊं या कौन सी मैं बैटरी लगवाऊं, तो वो क्या मशवरा देगा। आप देखें ना, जैसे वो डोगर मोटर्स वाले जो हैं हमारे, वो ठीक है, वो बड़े अच्छे और नफीस आदमी है वैसे तो, लेकिन अगर आप उनसे मशवरा करेंगे कि सोलर इन्वर्टर कौन सा लगाना है तो वो आपको क्या मशवरा देगा। आप उनसे गाड़ी का पूछें कि गाड़ी कौन सी लेनी है, उनकी फील्ड है। आप अगर एक इंजीनियर से पूछेंगे कि भाई मैंने किसी बंदे का इलाज करवाना है और कैंसर का मर्ज है अगर उसको, तो मैं किस हॉस्पिटल से कराऊं, तो एक इंजीनियर आपको क्या मशवरा दे सकता है। तो जो राइट पर्सन है उससे उसका मशवरा लिया जाए, बजाय कि आप चलते फिरते जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में हैं, वैसे तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग जो उस फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे एक्सपीरियंस लें, उनसे नॉलेज शेयर करें, उनसे क्वेश्चन आंसर करें और उनकी बातों पर अमल करें। चलें, मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, हम मार्केट की डायरेक्शन में 2025 क्लोज होने वाला है, नवंबर का आज आखिरी दिन चल रहे हैं। 2026 में मार्केट के डायरेक्शन आप क्या देखते हैं कि कंज्यूमर को कौन से सिस्टम लगवाने चाहिए जो 5 ईयर डाउन द लाइन उनके लिए बेनिफिशियल हो? स्ट्रेट अवे आंसर इज हाइब्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग। चाहे जो मर्जी आप कह लें, नेट मीटरिंग पॉलिसी के अंदर जितना मर्जी रद्दोबल कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी बन जाए कि 50% भी आपको रिवर्स बैक वो दे रहे हैं, आई विल से कि फिर भी नेट मीटरिंग करवाएं, बट सिस्टम हाइब्रिड लगाएं। रेजिडेंशियल कमर्शियल सेक्टर के अंदर तो मस्ट जो है आप लोग हाइब्रिड में जाएं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अब ऑन ग्रिड का टाइम नहीं रहा, अब उसको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर नाउ। मेरे ख्याल से आज की पॉडकास्ट में आप लोगों के बहुत सारे शक व शुबात, आप लोगों के बहुत सारे सवालात हमने केटर किए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने सवालात के साथ। अली भाई से हम दोबारा उनके आंसर्स लेंगे और उनको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। अली भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।